कैफे में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। आज हम हिमाचल प्रदेश वीकली करंट अफेयर फ्रॉम 28 अप्रैल टू 22 मई डिस्कस करेंगे। लेक्चर की आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से किस जिले में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है? आपके ऑप्शन है ए मंडी, बी शिमला, सी किन्नौर या डी लाहौल स्पीति। इसका राइट आंसर है डी लाहौल स्पीति। अभी हाल ही में आईटी, टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी ने इस क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोहतांग से 6 किलोमीटर की दूरी पे 28 बीघा ज़मीन ले ली है और इस ज़मीन को क्रिकेट एसोसिएशन को सौंप दिया है और इस ज़मीन पे क्रिकेट के निर्माण का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। सरकार ने टारगेट रखा है कि विद इन 5 ईयर्स ये इस क्रिकेट स्टेडियम को बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा कॉलेज हिमाचल का पहला ई लाइब्रेरी कॉलेज बनने वाला है? आपके ऑप्शन है ए राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिमला, बी गवर्नमेंट कॉलेज देहरी कांगड़ा, सी स्वामी विवेकानंद कॉलेज घुमारवीं या डी गवर्नमेंट कॉलेज सोलन। इसका राइट आंसर है सी स्वामी विवेकानंद कॉलेज घुमारवीं। तो लास्ट ईयर नवंबर में सीएम जयराम ठाकुर जी घुमारवीं आए थे और उन्होंने घुमारवीं के लिए 190 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। उसमें से 15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इन्होंने स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज के लिए घोषित किया था, जिसमें से 1.33 करोड़ रुपए इन्होंने दिए थे ई लाइब्रेरी के लिए, 6.50 करोड़ रुपए इन्होंने दिए थे साइंस ऑडिटोरियम के लिए और 60 लाख रुपए इन्होंने दिए थे प्लेग्राउंड वहाँ पे बनाने के लिए। तो अभी लास्ट वीक फूड सप्लाई मिनिस्टर राजेंद्र गर्ग जी यहाँ पे आए थे इन प्रोजेक्ट्स की इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, तो अब हमने समझना है कि ई लाइब्रेरी क्या होता है। ई लाइब्रेरी का सिंपल मतलब है कि हम कंप्यूटर के थ्रू बुक्स को एक्सेस करेंगे। मतलब जैसे कि कन्वेंशनल जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, हम जाते हैं वहाँ पे कोई बैठा होता है, हमें उनसे बुक लेनी होती है। बट ई लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है। ई लाइब्रेरी में आप सीधा जाओगे अपने कंप्यूटर में, वहाँ पे आप इंटरनेट के थ्रू आराम से बहुत सारी बुक्स को, जितनी चाहे उतनी बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। और इसमें ये भी फ़ायदा रहता है कि आप घर में भी यदि आपके पास लैपटॉप है और मोबाइल है तो उसके थ्रू भी आप इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन फीस अपनी देनी है और आप आराम से घर से भी ई लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। इसका ये फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की किस महिला को एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए गीता वर्मा, बी रीता शर्मा, सी रवीना ठाकुर या डी मुस्कान ठाकुर। इसका राइट आंसर है बी रीता शर्मा, जिनका प्रोफेशनल नाम है रिज डारेल। तो ये शिमला की रहने वाली हैं। ये एक प्रोफेशनल एक्टर हैं, गिटारिस्ट हैं, सिंगर और एंकर भी हैं। तो अभी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने क्या किया, 330 फेमस पर्सनैलिटीज की इन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू ली और वो भी 1 साल से कम टाइम पे। ऐसा करके इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया। तो पहले ऐसा किसी ने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया था जिसमें किसी ने लगातार 330, नॉट लगातार, मतलब एक साल से कम टाइम पे इन्होंने 330 फेमस पर्सनैलिटीज का ऑनलाइन इंटरव्यू लिया। तो इनका शो का जो नाम था वो था दी RDT लाइव शो और इस शो की थीम थी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग शो है एक्चुअली। इसको आप यूट्यूब में आराम से देख सकते हो। इसमें इन्होंने बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी को बुलाया और उनके जीवन को बताकर इन्होंने लोगों को इंस्पिरेशन दी है। ठीक है, तो इसके लिए इनको LB एक्सक्लूसिव टैलेंट एंड क्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से नवाजा है। LB एक्सक्लूसिव टैलेंट एंड क्रिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2019 पे बनी थी। ये एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान देते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बड़ा किया होता है या जिनके पास कुछ डिफरेंट टैलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतधारा योजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कितने रुपए खर्च करने वाली है? आपके ऑप्शन है ए 20 करोड़, बी 10 करोड़, सी 5 करोड़ या डी 15 करोड़। इसका राइट आंसर है ए 20 करोड़। तो ये स्कीम हिमाचल प्रदेश ने फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में अनाउंस की थी। इस स्कीम का जो लक्ष्य है वो ये है कि नेचुरल ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे हिमाचल में सड़क के किनारे बोरियां होती हैं। ठीक है, अब उन बोरियों का पानी ऐसे ही वेस्ट होता है। या आप देखते होंगे कि कभी बारिश होती है तो बारिश का पानी
इकट्ठा हो जाता है और एक पॉन्ड जैसा बन जाता है। अब उस पानी का कोई भी ढंग से यूज नहीं करता और वो पानी वेस्ट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए और पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई है। सरकार ने ये स्कीम ट्रायल के आधार पे 2020-21 में शुरू की थी, जिसमें सरकार ने 2.76 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने 110 बिग एंड स्मॉल पॉन्ड्स बनाए, 600 इन्होंने डैम्स और वॉल्स बनाई और 12,000 ट्रेंचेस बनाए। ट्रेंचेस मतलब नालियाँ टाइप, ताकि पानी को ये स्टोर कर सकें। अब क्या होता है कि इस योजना में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 27% हिमाचल का जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर्ड है। तो इस योजना में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, लास्ट ईयर जो उन्होंने ट्रायल बेसिस पे ये किया था, तो उसमें भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। अब ये इसको फुली इम्प्लीमेंट करेंगे हिमाचल की हर डिस्ट्रिक्ट में, एक्सेप्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ करके। ये सारे डिस्ट्रिक्ट में अब ये फुल्ली इम्प्लीमेंट इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की कौन सी पेंटर नेशनल पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम आई है? आपके ऑप्शन है ए भारती खेर, बी शनाया खुल्लर, सी अनीता दुबे या डी हिमा उपाध्याय। तो आपका राइट आंसर है बी शनाया खुल्लर। ये शिमला की है। इनको अभी जो नेशनल पेंटिंग प्रतियोगिता हुई थी उसमें इनको प्रथम पुरस्कार से नवाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार इंटरनेशनल डे की थीम क्या थी? सॉरी, इसमें मैंने नर्स नहीं लिखा। इंटरनेशनल नर्स डे की थीम क्या थी? तो आपके ऑप्शन है ए नर्स अ वॉइस ऑफ लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, बी नर्सिस अ वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल, या सी नर्स अ वॉइस टू लीड विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, या डी नर्सिस अ वॉइस टू लीड हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट। आपका राइट आंसर है सी नर्सिस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। और ये भी याद रखो कि इंटरनेशनल नर्स डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इस साल की थीम ये थी। तो अब मैंने ऐसा किया है कि गिरिराज न्यूज़पेपर से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन आर्टिकल्स को मैंने इंक्लूड किया है। तो पहला आर्टिकल जैसे कि आप देख सकते हो, राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से 5.78 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। तो इस आर्टिकल को एक्सप्लेन और समझने के लिए पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन क्या होता है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन का मतलब है कि ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जो अपनी देखभाल नहीं कर सकते, मतलब अपना पालन पोषण नहीं कर सकते, who do not have the capacity to maintain themselves। ये पेंशन उन लोगों को मिलती है जिनकी एज 60 से 79 ईयर्स के बीच की होती है, या फिर ऐसे फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को मिलती है जिनकी एज 6 साल से लेकर 18 साल की है। सरकार ऐसे लोगों को सिक्योरिटी पेंशन सोशल सिक्योरिटी पेंशन के अंडर 850 रुपये पर मंथ आर्थिक सहायता पहुंचाती है। अब इस चीज को आप ओल्ड एज पेंशन से कंफ्यूज मत करना। ओल्ड एज पेंशन 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को मिलती है, और इसमें यह भी रहता है कि जो 60 साल से ऊपर है उनकी एनुअल इनकम 35,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनको सरकार 750 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है हर महीने। इसमें एक और बात भी है कि जो 70 साल से ऊपर है ना, उनको सरकार बिना किसी एनुअल इनकम की क्राइटेरिया के 1500 रुपये महीना देती है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ओल्ड पेंशन एज क्या है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन क्या है। अब ये देखो कि इसी स्कीम के अंडर सरकार ने अभी के बजट में एक नई स्कीम निकाली जिसका नाम है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। इस स्कीम के अंडर इन्होंने क्या किया कि जो 65 से लेकर 69 साल की जो महिलाएं हैं उनको सरकार 1,000 रुपये पर मंथ की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस स्कीम से 60,000 वीमेन जो हैं हिमाचल प्रदेश की वो इससे लाभान्वित होंगी। अब मुझे इसमें डाउट ये था कि 65 से लेकर 69 साल की आयु की महिलाएं हैं क्यों? इसका सरकार ने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, बस इन्होंने बोल दिया कि 65 से लेकर 69 साल की जो आयु की जो महिलाएं हैं उनको ये आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। नेक्स्ट आर्टिकल है, कोरोना से लड़ने में कारगर साबित हो रही आयुर्वेदिक पद्धति। तो इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। तो अभी सरकारी आंकड़े के हिसाब से 2019-20 में 42,07,504 पेशेंट्स में से 41,000
41,09,559 पेशेंट्स ने, जो मरीज थे, उन्होंने आयुर्वेदिक पद्धति से अपनी ट्रीटमेंट की। तो आपको पता है कि हिमाचल में आयुर्वेदिक को तो बहुत लोग मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, बट कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कोरोना काल में तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ने एक काढ़ा निकाला जिसका नाम है मधु यष्टियादि काश्य काढ़ा। तो इन्होंने ये काढ़ा निकाला और ये काढ़ा इन्होंने सीनियर सिटीजन्स और कोरोना जो वॉरियर हैं उनको ये फ्री में बांटा। मतलब 3 लाख पैकेट इन्होंने फ्री में सीनियर सिटीजन और कोरोना वॉरियर्स को बांटे। अब इनका टारगेट कि 7 लाख पैकेट इन्होंने फ्यूचर में लोगों को देने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी प्रेजेंट में 1252 आयुर्वेदिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं हिमाचल में, जिसमें से 1185 आयुर्वेदिक सेंटर हैं, 64 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, 14 होम्योपैथी हेल्थ सेंटर्स हैं, 3 यूनानी हेल्थ सेंटर हैं और 16 अदर आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी हैं। और ये याद रख लो कि आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने हर्बल गार्डन्स का भी निर्माण किया है। हर्बल गार्डन्स में डिफरेंट जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं जो डिफरेंट बीमारियों में कारगर साबित होती हैं। जैसे कि, और ये गार्डन कहाँ पे हैं? ये गार्डन है मंडी जोगिंद्रनगर में, शिमला रोहडू में, हमीरपुर नेरी में और जुंगल जलेला बिलासपुर में। नेक्स्ट आर्टिकल है, किसानों को सुविधा के लिए प्रदेश में खोले जाएंगे गेहूं खरीद केंद्र। अब जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल में गेहूं का उत्पादन बहुत होता है। गेहूं का उत्पादन हर डिस्ट्रिक्ट में होता है एक्सेप्ट किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ करके। तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में गेहूं का बहुत उत्पादन होता है, जैसे कि कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, ऊना, तो यहाँ के किसान क्या करते हैं, पंजाब और हरियाणा में अपने गेहूं को बेचते हैं। तो वहाँ तक ले जाने के लिए इनको बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मतलब पहले बहुत प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती थी, अभी तो और भी ज़्यादा है क्योंकि कोरोना काल में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एकदम फेल हो गया है। तो इसके लिए सरकार ने व्हीट प्रोक्योरमेंट सेंटर ओपन किए हैं। ये इन्होंने ओपन किए हैं सिरमौर, ऊना और कांगड़ा में, ठीक है। और इस साल गेहूं की उत्पादन कितना हुआ है? गेहूं का उत्पादन हुआ है 672,000 मैट्रिक टन और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार दे रही है व्हीट पे वो है 1975। मतलब इतने पैसे तो मिलेंगे किसानों को। अब मैं आपको ठिरशू मेला के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ी सी हाईलाइट दूंगा। ठिरशू मेला कुल्लू के आउटर सिराज के नितर फाटी के छोटे गांव धना में मनाया जाता है। यह मेला बैसाख की 7 तारीख की संध्या को रखाव नाग जी की रथ यात्रा से शुरू होता है। बैसाख मतलब मिड अप्रैल एंड मिड में। तो रखाव नाग जी को रथ के द्वारा पूरे गांव में घुमाया जाता है। फिर जो देवस्थान निश्चित होता है वहां पे उनको स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट डे रथ को गांव के मध्य स्थापित किया जाता है। फिर महिलाएं देवता का स्वागत करती हैं, उनको अनाज भेंट करती हैं। उसके बाद गांव के लोग ट्रेडिशनल जो लोकगीत हैं वो गाते हैं। ट्रेडिशनल जो लोकगीत हैं उनमें से फेमस हैं लाहणे एवं लावण। ये गीत गांव वाले गाते हैं। इस मेले की एक और प्रसिद्ध परंपरा है, वो है स्वांग करना। स्वांग मतलब नाटक करना। और ये नाटक बेस्ड होते हैं महाभारत और मूल काल की कहानियों पे। इन नाटकों के थ्रू ये सोशल लेसन्स लोगों को सेंड करते हैं। और इस मेले की एक और खासियत भी है कि इसमें तलवारबाजी भी होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको हाईलाइट दी ठिरशू मेला के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 429 करोड़। यदि हम रेवेन्यू की बात करें 2019 में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का रेवेन्यू था 590 करोड़। 2020 में बहुत कम हो गया, ये हो गया 76 करोड़। उसके बाद 2021 में जाकर ये पहुंच गए 642 करोड़। तो यदि आप इस रेवेन्यू को 2019 से कंपेयर करो जो अभी का रेवेन्यू है, तो अभी 9% का इंक्रीज हुआ है गवर्नमेंट के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के रेवेन्यू में। अब जीएसटी की हम बात करें तो 2019 में जीएसटी था 333 करोड़। 2020 में ये बहुत कम रह गया 43 करोड़ और 2021 में ये बढ़कर 429 करोड़ हो गया। तो अभी बहुत ज़्यादा जीएसटी गवर्नमेंट को मिला है। नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रथम शिमला प्रवेश। अभी हाल ही में हमने 12 मई को प्रथम शिमला प्रवेश के 100 साल का उत्सव मनाया। 12 मई 1921 को
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे, ठीक है। उसके बाद शिमला में ये 10 बार आए, ठीक है, पर 1921 में पहली बार आए, और उसके बाद 10 साल बाद 1931 में ये आए, और उसके बाद 1931 में इन्होंने 3 बार ये शिमला आए थे, मई, जुलाई और अगस्त में। फिर 1939 में 2 बार आए, 1940 में फिर से 2 बार आए। 1939 में ये शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए शिमला आए थे, और फिर उन्होंने कैबिनेट मिशन के लिए 1946 में फिर से शिमला को विजिट किया। इनका सबसे लंबा जो स्टे था शिमला में वो 1945 में था, 23 दिन के लिए। तो 1921 में शिमला आने से पहले ये 1920 में सोलन भी आए हैं, सोलन भी गए थे। ये गए थे डक्शाइट छावनी में, जहाँ पे आयरिश सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स ने बंदी बनाया था, उनसे मिलने के लिए वहाँ गए थे। मैंने ये सब कुछ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल के मैक्सिमम जो पेपर हैं, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के पेपर देख लो, उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो इसमें मेरे को ये 8 फैक्ट्स इम्पोर्टेंट लगे, तो मैं इनको आपको शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इनको आप याद रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड। सो इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। ऑन 4 नवंबर 1948 को पहला कमीशन बैठा, डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन, जिसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए सजेशन दिए। सितंबर 1995 को एक और एजुकेशन कमीशन बैठा, जिसने सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के बारे में सजेशन दिया। ये इसको हेड किया था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। उसके बाद 1964 से लेकर 1986 तक एक और कमीशन आया, वो था कोठारी कमीशन। अब इस कमीशन के सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और अभी की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी कमीशन की सजेशन पे थी। तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में जो पैटर्न बताया वो था 10+2+3। अभी 10+2+3 पैटर्न क्या है? इसका सिंपल मतलब यह है कि 10 साल, पहले 10 साल बच्चा स्कूल में बिताएगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि 1 से 5 तक हम प्राइमरी पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में होते हैं, जो अभी का सिस्टम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद कुछ चेंज होगा, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो पहले 10 साल, पहले से लेके 5 तक हम प्राइमरी स्कूल में होते हैं, फिर 6 से लेके 10 साल तक हम हाई स्कूल में होते हैं, और +1 +2 को हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। और उसके बाद 3 साल जो ये 3 है, इसका मतलब कि ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल में चले जाते हैं हम। तो ये मतलब हुआ 10+2+3 का 10 साल स्कूल में, 2 साल सीनियर सेकेंडरी में, 3 साल ग्रेजुएशन के। तो ये थी इस कमीशन की सजेशन, जिसको हम अभी फॉलो कर रहे हैं। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 की, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम का जो पैटर्न था वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि अब एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न रहेगा 5+3+3+4 का। तो अब इसका मतलब क्या है, तो मैं इसको आपको पूरा क्लियर करूंगा, क्रिस्टल क्लियर। तो पहले चलते हैं 5 का। 5 का मतलब क्या है? ये है फाउंडेशन स्टेज, आधारभूत स्टेज। फाउंडेशन होता है मूलभूत, आधारभूत। तो इसमें क्या है कि पहले 3 साल बच्चा आंगनवाड़ी स्कूल में पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगले 2 साल में जो पहली दूसरी करेगा वो नॉर्मल स्कूल से करे, नॉर्मल स्कूल में होगी उसकी, ठीक है। और इसमें किस एज के बच्चे कवर होंगे? 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चे इसमें कवर होंगे। 3 साल से वो आंगनवाड़ी चले जाएंगे, 3 साल कंप्लीट, तो बाकी के 2 साल बच्चे उसमें वो पहली और दूसरी करेंगे। तो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए ये फाउंडेशन स्टेज है। उसके बाद 5 पूरा हो गया, ठीक है। 5 मैंने आपको समझा दिया। बाय 3 है प्रीपैरेटरी स्टेज, इसको बोलते हैं प्रारंभिक स्टेज, ठीक है। इसमें क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक के बच्चों को कवर किया जाएगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाएंगे वो साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एटसेट्रा होंगे, बट वो एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रैक्टिकल पढ़ाए जाएंगे, उनको प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा। और इस स्टेज में 8 से लेके 11 साल के बच्चों को कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्लासेस जैसे मैंने बता दिया 3 से 5 की क्लास 3, 3rd, 4th, 5th क्लास कवर होगी। नेक्स्ट जो 3 है उसका मतलब है मिडिल स्टेज, मध्यम जो स्टेज है। इसमें क्लास 6 से लेके क्लास 8 को कवर किया गया है। इसमें सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज रहेंगे, मतलब इसमें जैसे कि हिंदी, मैथ सारे सब्जेक्ट होंगे, उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसमें स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी बच्चों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 6 से लेके 8 के बच्चों को 6 से लेके 8 क्लास को कवर किया गया है, और बच्चे
जिनकी एज 11 से 14 साल की है उनको कवर किया गया है। और जो लास्ट 4th है उसका मतलब है सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 को कवर किया गया है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट, इसमें स्वतंत्रता, इसमें फ्रीडम रहेगी कि कोई भी सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी ये अप्रोच इन्होंने अपनाई है। अभी पहले क्या होता था कि हमारे को फ्रीडम होती थी +1 +2 में सब्जेक्ट को चूज करने की। उसमें भी ये होता था कि यदि हमने नॉन मेडिकल लिया है तो हम हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, यदि मेडिकल लिया कुछ भी नहीं पढ़ सकते। अब इसमें ऐसा है कि आपने मैथ लिया है तो मैथ के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, आप हिंदी भी पढ़ सकते हो, मल्टी डिसिप्लिनरी है, आप जो चाहे वो आप पढ़ सकते हो। तो ये है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन है वो है। अभी मेरा एक दोस्त था, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उनको ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा वहाँ पे इंटरव्यू में कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका उस सिस्टम का पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ एजुकेशन क्या है। तो उन्होंने बता दिया कि पैटर्न ऑफ एजुकेशन है 5+3+3+4। बट क्या हुआ, फिर उन्होंने पूछा कि आप इसको एक्सप्लेन करो, तो उनको एक्सप्लेन करने नहीं आया है। तो होता क्या है, हमारे कुछ चीज़ों को पता होता है, हम बस एक तरफ से देख लेते हैं बट हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि 5+3+3+4 का मतलब क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल लिया है मैंने वो लिया है ट्रस्ट बेस्ड बिलिंग सिस्टम पे। तो ट्रस्ट बेस्ड बिलिंग सिस्टम क्या है, अब हम सबको पता है कि हमारे घर में बिल कैसे आता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक एम्प्लॉई आता है हमारे घर, वो मीटर चेक करता है, मीटर चेक करके वो रीडिंग उसके पास मशीन होती है, वो रीडिंग उसमें डालता है और हमारे को बिल दे देता है। तो अभी कोरोना काल में क्या है कि ये हो सकता है कि यदि कोई एम्प्लॉय वहाँ से आया, हो सकता है उसको कोरोना हुआ हो क्योंकि वो घर घर जाएगा बिल देने के लिए, तो उससे कंज्यूमर जो हमको कोरोना हो सकता है। तो इस चीज़ को देख करके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है कि ट्रस्ट बेस्ड बिलिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम अपना मीटर की रीडिंग हम देखेंगे, उसके बाद हम इनकी वेबसाइट में चले जाएंगे, वहाँ पे हम मीटर का नंबर वगैरह डालेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे रीडिंग डालेंगे, रीडिंग डाल के हमारे को हमारा बिल आ जाएगा, उसी वक्त शो हो जाएगा। उस शो होने के बाद हम ऑनलाइन उसकी पेमेंट उनकी वेबसाइट से ही कर सकते हैं। और जिनको पेमेंट नहीं आती वो ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने डाल दिया अपनी रीडिंग, उनको बिल का पता लग गया, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाके वहाँ पे बिल जमा करा सकते हैं। बट यदि किसी को ऑनलाइन आता है तो बहुत ईजी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन इसको पे कर सकते हो। बट इसमें भी एक शर्त है, कंडीशन उन्होंने रखी है, ऐसे डोमेस्टिक हाउस या ऐसे कमर्शियल कंज्यूमर जो 20 किलोवाट या इससे कम की बिजली यूज करते हैं उनके लिए ही ये स्कीम है, इससे ज़्यादा वालों के लिए स्कीम नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, इससे बहुत फ़ायदा होगा कोरोना को रोकने के लिए। अदरवाइज ये एम्प्लॉय के लिए भी खतरा है, कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत खतरा है। यदि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई एम्प्लॉय बिजली का बिल देने के लिए आता है। तो इसी के साथ इस वीक के करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे। अब से नेक्स्ट वीक से मैं हर मंडे को आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा।